Hello dear students, I am myself Andy Joshi and today I am going to teach you the same topic complex sentences part third। तो छात्र नमस्कार। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो पिछले लास्ट टू टॉपिक्स की तरह है, जिसका कि टाइटल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज। जैसा कि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है जहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूपी बोर्ड और अदर सीबीएसई, आईसीएसई, अदर स्टेट के बोर्ड्स में ये सेंटेंसेस आए हैं। तो आज हम एक बार फिर से एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फुली द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यह आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने में काफी मदद करेगी। लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस है योर फादर विल रिकवर सून वी होप सो। आपके पिताजी जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम आशा करते हैं। तो आंसर होगा हम आशा करते हैं कि, हम आशा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो जहां पर दो सेंटेंस की से जुड़ते हैं वहां पर हम उन सेंटेंसेस को दैट के माध्यम से जोड़ते हैं। जहां पर दो सेंटेंस की के माध्यम से जुड़ते हैं वहां पर उन सेंटेंसेस को दैट से जोड़ते हैं। तो आंसर होगा वी होप, हम आशा करते हैं। यहां जो ये सो वर्ड है, इस सो वर्ड का मतलब है योर फादर विल रिकवर सून। ये स्टेटमेंट है। वी होप, हम आशा करते हैं कि दैट योर फादर विल रिकवर सून। तो हमको ध्यान रखना है यदि हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और यदि उसमें जोड़ते समय जो प्रोनाउंसिएशन है वो की का आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दैट के माध्यम से जोड़ते हैं। हम आशा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट है यू आर अ लायर दिस इज नोन टू ऑल। तुम एक झूठे व्यक्ति हो, यह बात सभी को मालूम है। तुम एक झूठे व्यक्ति हो, यह बात सभी को मालूम है। तो हमको आंसर बोलना है यह बात सभी को मालूम है कि तुम एक झूठे व्यक्ति हो। और एक रूल है जो कि हमको रिमाइंड कराता है कि जब दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में दिस या दैट पाया जाता है और वह पहले सेंटेंसेस के रूप में काम करता है और दोनों वाक्य दैट से जुड़ते हैं, ऐसी स्थिति में इस दिस के प्लेस पे हम इट का यूज करते हैं। एक रूल है जो हमको कहता है कि दो वाक्यों में से यदि किसी एक वाक्य में दिस या दैट पाया जाता है वह पहले वाले सेंटेंस की भूमिका में आता है और दोनों सेंटेंस की से जुड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दिस या दैट के प्लेस पे इट का यूज कर देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ लायर। इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ लायर। यह बात सभी को मालूम है कि तुम एक झूठे व्यक्ति हो। इट्स अ रूल, जैसा मैंने आपको बताया उस काम को ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर थर्ड, सी मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। वह निर्दोष हो सकती है, मैं नहीं जानता। यहाँ पर रूल फॉलो करता है यदि दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में मे बी वर्ड पाया जाए तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं और मे बी के प्लेस पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज कर देते हैं। तो सेंटेंस है वह निर्दोष हो सकती है, मैं नहीं जानता, हम जोड़ेंगे मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, हम इफ से भी जोड़ सकते हैं इसको और वेदर से भी जोड़ सकते हैं। आई डू नॉट नो इफ या वेदर शी, और सी के संग यहां पर क्या आएगा, इसका यूज होगा। इफ सी इज इनोसेंट, आई डू नॉट नो इफ सी इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। आई डोंट नो इफ सी इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। सेंटेंस नंबर 4 है। सेंटेंस नंबर 4 का मीनिंग है सी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। उसे अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, यह बात निश्चित है। तो सेंटेंस कहता है यह बात निश्चित है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सिंपल सा सेंटेंस है, की का प्रोनाउंसिएशन है और ये सेंटेंस जो है दैट से जुड़ जाएगा। सी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन, यह बात निश्चित है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑलरेडी सेंटेंस में इट का यूज है जो कि हमने यहां पर किया था। तो इट इज सर्टेन, यह बात निश्चित है। क्या निश्चित है
कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम फिर से देखते हैं कि दो सेंटेंसों को जोड़ते समय की शब्द का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और की शब्द का प्रोनाउंसिएशन होने पर हम दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं। तो आंसर होगा इट इज सर्टेन, यह बात निश्चित है। क्या बात निश्चित है? यह बात निश्चित है कि शी विल गेट गुड मार्क्स, उसको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स। सेंटेंस नंबर 5 है द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, आई वांट टू नो द रीजन। द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, आई वांट टू नो द रीजन। तो जैसा आप जानते हैं जब दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में रीजन वर्ड पाया जाता है, रीजन का मतलब कारण होता है और कारण के लिए हम दो वाक्यों को वाई से जोड़ते हैं। कारण के लिए हम दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को वाई से जोड़ते हैं, ऐसा कि आप जानते हैं। तो आंसर होगा दो छात्र आपस में लड़ गए, मैं कारण जानना चाहता हूं। तो इसका आंसर होगा मैं जानना चाहता हूं कि दो छात्र क्यों लड़े। मैं जानना चाहता हूं कि दो छात्र क्यों लड़े। आंसर होना चाहिए I want to know, I want to know the reason, मैं कारण जानना चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं रीजन के लिए जो वर्ड आता है वो आता है why। I want to know the reason why the two students quarreled, मैं जानना चाहता हूं कि दो छात्र आपस में क्यों लड़ गए, इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, सेंटेंस नंबर हमारे पास है 6। I have a watch, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय देती है। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन है, सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन है। तो द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी सही समय देती है, और पहले सेंटेंस में वॉच किसके रूप में काम कर रही है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट विशेषता का वर्णन होता है तो उसे सजीव वस्तु होने पर, व्यक्ति होने पर हु, हुम, हुस, और निर्जीव वस्तु होने पर विच या दैट से जोड़ते हैं। तो ये सेंटेंस जो है ये जुड़ेगा आपका, क्योंकि वॉच क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसके संग जो वर्ड आएगा वो आएगा वॉच। मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। आई हैव अ वॉच विच, आई हैव, यहां पर आप विच भी ला सकते हैं और यहां पर आप दैट भी ला सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच और दैट दोनों वर्ड काम कर जाते हैं। आई हैव अ वॉच विच या दैट गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है जो कि सही समय देती है। तो दो वाक्यों में से यदि एक वाक्य में पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन होता है तो ऐसी स्थिति में हम दोनों वाक्यों को विच या दैट से ऐड कर देते हैं। वस्तु होने पर विच या दैट और व्यक्ति होने पर हु, हुम, हुस का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 7 को देखते हैं। ही बिगेन लेट, ही फिनिश्ड फर्स्ट। He began late, he finished first. He began late, he finished first. देखिए सेंटेंस कह रहा है he began late, he finished first. उसने देरी से काम शुरू किया, उसने जल्दी काम समाप्त किया। उसने देरी से काम शुरू किया, उसने जल्दी सा काम समाप्त किया। विरोधाभास की कंडीशन दे रहा है। यद्यपि उसने कार्य को देरी से प्रारंभ किया, फिर भी उसने कार्य को सबसे पहले समाप्त किया। कंट्रास्ट का सेंस है, विरोधाभास का सेंस है, तो हमारा आंसर होना चाहिए although, यद्यपि, although he began late, यद्यपि उसने देरी से काम शुरू किया, yet he finished first, फिर भी उसने सबसे पहले कार्य को समाप्त किया। यद्यपि उसने सबसे देर में कार्य को समाप्त किया, फिर भी उसने सबसे पहले कार्य को फिनिश किया। नेक्स्ट है लर्न योर लेसन्स, यू विल पास योर एग्जाम। अपने पाठों को याद करिए, आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। इट्स अ कंडीशन, ये कंडीशन है, और कंडीशन को पहचानने का तरीका होता है कि जो एक सेंटेंस जो होता है वो इंपेरेटिव मूड में होता है, जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है। तो लर्न योर लेसन्स, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। अपने पाठों को याद करिए, आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। कंडीशन है, और कंडीशन के लिए कॉम्प्लेक्स में जो वर्ड यूज होते हैं वो है इफ, अनटिल और अनलेस। इनमें से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। तो आंसर होगा if you learn your lessons you will pass the examination. If you
लर्न योर लेसन्स, यदि आप अपने पाठों को याद करेंगे, कॉमा यू विल पास द एग्जामिनेशन, तो आप परीक्षा को पास कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। देयर आई सॉ द ताज, वहां मैंने ताजमहल देखा। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है। देखिए, मैं आगरा गया, ये प्लेस है। मैंने ताजमहल देखा, कहां देखा? आगरा में। आगरा क्या है? प्लेस। प्लेस के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा वेयर। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या है वेरी ब्यूटीफुल? ताज। ताज क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो वेच आ जाएगा। तो मैंने ताजमहल कहां देखा? आगरा में देखा। मैंने ताजमहल कहां देखा? आगरा में देखा। तो प्लेस यानी वेयर। और यह सुंदर है, कौन सुंदर है? ताजमहल। ताजमहल क्या? एक बिल्डिंग है, एक थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए बेचा जाएगा। तो यहां पर हम दो कंजंक्शन का यूज करेंगे। किस प्रकार से? मैं आगरा गया, आई वेंट टू आगरा। प्लेस का वर्ण है, ताजमहल कहां देखा? आगरा में देखा। आगरा एक प्लेस है, तो आ जाएगा वेयर। आई वेंट टू आगरा वेयर आई सॉ द ताज, जहां की मैंने ताजमहल देखा। और ताजमहल के लिए क्या आएगा? ये एक थिंग है, निर्जीव वस्तु है, विच आ जाएगा। विच इज वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत सुंदर है। वेट अ मोमेंट, लास्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है द बॉयज हैव कम बैक, दे वेंट टू मुंबई लास्ट वीक। लड़के वापस आ गए हैं, वे पिछले महीने मुंबई गए थे। तो कौन वापस आ गए हैं? लड़के वापस आ गए हैं। कौन से लड़के वापस आ गए हैं? जो पिछले महीने मुंबई गए थे। विशेषता किसकी है? सब्जेक्ट की है। सब्जेक्ट कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति के लिए क्या आता है? हु, हुम, हुस। तो देखते हैं, द बॉयज, बॉयज व्यक्ति हैं, लड़के हु वेंट टू मुंबई लास्ट वीक, जो लड़के पिछले हफ्ते मुंबई गए थे। हैव कम बैक, वो लड़के क्या हैं? वापस आ गए। द बॉयज हु वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ हैव कम बैक। सो डियर स्टूडेंट, these are three different exercises based on complex sentences, and these are the sentences which appeared in board exam.